Okay, ma'am, continue now. Good morning, students. Good morning, Today we ma'am. will discuss about the features of our constitution. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो हमारे संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर जो फीचर्स हैं यानी कि लक्षण हैं, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताया था कि हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। और आज हम जो हमारा संविधान है उसके विषय में बताएंगे कि किस तरह का है हमारा संविधान, कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान की हैं। तो उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप अपना साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। एक पूरे टॉपिक को आज नहीं करवाएंगे, आधा टॉपिक कल करवाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से कम 10 क्वेश्चन आपके सीटेट और एस्टेट में आने ही आने हैं। तो इसलिए जो आज का टॉपिक है हमारा संविधान का, वो आपका ये नहीं कि अभी, ये लाइफ टाइम के लिए। कोई भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा साथ साथ आप लिख भी सकते हो, मैं आप लोगों को डिक्टेट करवाती जाऊंगी। इसके बाद क्या है कि मेन क्या है कि हमारा संविधान, जैसे कि आप जानते हो बेटे, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 19 यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो बेटे जो हमारा संविधान है उसको, हमारा एक जो संविधान है जो दूसरे देशों के संविधान है उनसे थोड़ा सा हटके है। क्यों है? क्योंकि जो और देशों का संविधान है, किसी देश का आधा रिटर्न है, किसी का नहीं है, लेकिन जो हमारे देश का संविधान है वो पूरा का पूरा लिखित रूप में है, यानी कि वो रिटर्न है। इसमें किसी भी तरह की जो हम चेंजेस करना चाहते हैं या कोई भी जो नया आर्टिकल है, नई धारा है, जो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, उसको एक कानून के तहत हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से हटा भी सकते हैं। तो इसलिए हमारा संविधान और देशों के संविधानों से हटके है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो विशेषता हमारे संविधान की, वो सबसे पहले क्या है? बिगिनिंग विद द प्रेम्बल। यानी कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देखो, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो किससे करते हो? कि आपका एक एम होता है ना। अगर आप किचन में भी चाय बनाने जाते हैं तो किस काम के लिए जा रहे हो? कि आपको चाय बनाना है। तो इसी तरह से हमारा जो संविधान है, जब हम अपने संविधान के विषय में जानना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग ये नहीं कि हम आर्टिकल से करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है इस संविधान को बनाने का, इसको लागू करने का। तो इसके विषय में सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी प्रेम्बल से होती है, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है। तो उसमें प्रेम्बल में क्या लिखा गया है कि हमारे संविधान को का जो मेन उद्देश्य है उसको प्रकट किया गया है। और वो मेन एम क्या है? वो है कि हमारे संविधान को अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल, हमारे संविधान को सोवरेजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी कि हमारे संविधान में जो 5 मुख्य बातें हैं, यानी कि 5 मुख्य उद्देश्य हैं, उनको स्वीकार किया गया। सबसे पहले है सोवरेजियन, यानी कि एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। सेकंड है हमारा सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक, एक समाजवादी राज्य। और थर्ड है हमारा सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके साथ साथ मैं आपको डिक्टेट भी करवाऊंगी, समझाऊंगी, एक बार बस आप सुनो। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक और फिफ्थ है हमारा रिपब्लिक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा सोवरेजियन है, यानी कि जो प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, इसका मतलब क्या है कि बेटा हमारे देश की अपनी सरकार है, हम सब लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक वे से
अपने अपने जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं बेटा, उनको चुनकर हम भेजते हैं और वो हमारी सरकार चलाते हैं। तो ये है, किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे देश की सरकार के ऊपर या हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तो इसके बाद क्या है कि सेकंड पॉइंट है हमारा सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी राज्य। देखो हमारे देश में बहुत विभिन्नताएं थी। सबसे पहले हमारा देश जब अंग्रेजों के गुलाम था तो हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारी जो रियासत थी, उनको रियासत बोला जाता था बेटा, और उन रियासतों को जोड़ के इकट्ठा करके एक प्रभुसत्ता संपन्न भारत का निर्माण किया। तो ये था कि हमारा जो समाज है, यानी कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान है, अनेक तरह की जातियां हैं, धर्म है, भाषाएं हैं, उनके आधार पर हमारे देश में अनेक विभिन्नताएं देखी गई हैं। फिर भी हमारा देश एक संघात्मक राज्य है, यानी कि एक समाजवादी राज्य है। पूरा का पूरा देश, इसमें किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में जाकर हम अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हमें फुल फ्रीडम दी गई है। तो ये था सोशलिस्ट। और थर्ड है बेटा सेकुलर, यानी कि धर्म निरपेक्ष राज्य। जैसा कि मैंने भी अभी बताया था कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, और उसके लिए बशर्ते हमें कानून के तहत रहकर इस कार्य को करना होता है। ये नहीं कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म का अपमान करें या दूसरे धर्म के लोगों को हानि पहुंचाए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक क्या है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, आफ्टर 18 years वी विल इलेक्ट, यानी कि अवर कोई भी, चाहे वो एमएलएज है चाहे एमपीज है, कि हम अपना जो मत है, हमारी वोट है, उसका हम अपना अधिकार हमें 18 साल की एज के बाद मिल जाता है। और बेटा हम अपना कोई भी चाहे वो नेता है, चाहे एमएलए है, एमपी है, चाहे भी कोई भी पार्षद है, किसी का भी इलेक्शन है, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन है, तो हम अपने मौलिक जो अधिकारों के तहत हमें मत का अधिकार है, यानी कि वोट की जो फ्रीडम है, उस अधिकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या था कि रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है बेटा कि जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र राज्य है, यानी कि हमारे देश में हम जो संविधान लागू किया गया है, उस संविधान के तहत हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, और उन कानूनों की रक्षा करने के लिए या अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो हमें कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों के तहत हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है या उन्हें हानि पहुंचाता है, तो हम अपने इस जो कानून है उसके तहत किसी भी चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो बेटे ये प्रेम्बल के मेन जो ऑब्जेक्टिव था, हमारी जो प्रस्तावना थी, उसका जो मेन उद्देश्य यही था कि हमारे संविधान को प्रभुसत्ता संपन्न, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक गणतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। तो स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट सिर्फ यही था बेटा। 1 नंबर का अगर एक क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये है कि आपका जो संविधान है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो हमारे संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारी प्रेम्बल से, यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उससे हमारे संविधान का आरंभ होता है। तो फर्स्ट जो आपका मेन जो फीचर था वो यही था। तो इसमें के बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव फ्रॉम मैनी सोर्सेस, यानी कि संविधान को धारा पहला कहा जाता है। मैम आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है बेटा? जी आ रही है। तो बेटा जो फर्स्ट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव फ्रॉम मैनी जो सोर्सेज हैं,
कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारे, मैंने एक एक करके आपको बताया था कि इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, और जो मेन था कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया हमारे 1935 वाला जो आर्टिकल था बेटा, उसको यानी 1935 का जो अधिनियम था उसको हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, क्योंकि बहुत सारी 75% जो था हमारा जो धाराएं थी, जो एक्ट थे, वो हमारे इसमें लिए गए हैं। तो इसलिए हमारे संविधान की जो नेक्स्ट जो विशेषता है वो यही है कि ये बहुत सारे संविधानों से, बहुत सारे देशों के संविधानों से मिलकर ये बना है। क्योंकि बेटा अगर हम कहीं कहीं से, जैसे अगर एक पर्टिकुलर हम अपना रूल फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पे तानाशाही आ सकती है, लेकिन जब हम तरह तरह से, जगह जगह से हम अपना संविधान या किसी भी काम को करते हैं तो उसमें और अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरह से हमारे संविधान में बहुत सारी अच्छी चीजें जो दूसरे देशों में लागू थी वो हमारे संविधान में इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित एवं विस्तृत संविधान, रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को यानी लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे संविधान में कितनी धाराएं थी? 395 धाराएं थी हमारी, और 12 हमारी, सॉरी 9 शेड्यूल थे, यानी कि जो आर्टिकल थे वो 395 थे और जो हमारे शेड्यूल थी वो 9 थी। लेकिन इसके बाद हमारा जो लास्ट जो शेड्यूल है वो 12 है। आज के टाइम में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 9 जो शेड्यूल है वो 52 जो संविधान संशोधन था, यानी चेंजमेंट ऑफ 1952 था, उसमें ऐड किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो 11 शेड्यूल है वो 73 जो चेंज था उसमें ऐड किया गया, और 74 जो चेंजमेंट था उसमें हमारे 12 शेड्यूल को इंक्लूड किया गया। तो आज के टाइम में जो टुडे सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी 395 जो हमारी आर्टिकल्स हैं और 12 हमारे शेड्यूल्स हैं। तो इसमें जितनी भी अनुसूचियां, जैसे हमारा जो 11th वाला है उसमें क्या किया गया है कि हमारा नगर पालिका है, नगर निगम है, उससे रिलेटेड किया गया है। 12वां जो 12 है उसमें क्या किया गया है कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको भी डाला गया है। तो जो 73 था उसमें हमारा पंचायती अधिकार अधिनियम को भी डाला गया है। तो बेटा इस तरह से जो हमारा संविधान है वो बहुत ही ब्रॉड है और रिटन भी है, यानी कि लिखित में वो सारी धाराएं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का चैलेंज करता है तो हम उस आर्टिकल के तहत उसको बता सकते हैं कि इस आर्टिकल में ये दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो ये जो 11 और 12 वाला। कॉन्स्टिट्यूशन यानी हाँ कि जी, हाँ। लिखित एवं विस्तृत संविधान। आज का टाइम स्टार्टिंग में जो थी बेटा हमारी आर्टिकल थे वो 395 वो थे हमारे कब से? 26 जनवरी 1950, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो सिर्फ हमारी 9 अनुसूचियां थी। लेकिन जो आज है, आज के टाइम में हमारी 12 शेड्यूल हैं। तो जो जब 9 जो शेड्यूल था यानी कि 9वां जो अनुसूची थी वो हमारे 50 ऑफ 52 आर्टिकल, यानी कि जो हमारा आर्टिकल था जो चेंजमेंट हुआ था 52वां उसके तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया, और 73 चेंजमेंट में 11वीं यानी 11th शेड्यूल को, और जो 74 चेंजमेंट है उसमें 12 शेड्यूल को ऐड किया गया। समझ में आ गया बेटे? यस मैम। इसके बाद है जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लचीला एवं कठोर संविधान। बेटा जो हमारा संविधान है ये इतना भी लचीला नहीं कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे इसको चेंज कर सकता है या इसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई याचिका दायर कर सकता है।
और ना ही इतना कठोर कि इसके अंदर चेंज ही नहीं हो सकता। तो जो हमारा संविधान है उसमें एक एक कानून के तहत, वो कानून क्या है कि एक तो हमारा जो पार्लियामेंट का है उसका जर्नल अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट जर्नल इलेक्शन के तहत इसमें चेंज किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा 2/3 बहुमत के तहत, संसद का 2/3 बहुमत, 2/3 जो हमारा इलेक्शन है उसके यानी कि 75% जो मेंबर हैं अगर वो रिटर्न में देते हैं तो हमारे संविधान में चेंज किया जा सकता है। और थर्ड क्या है बेटा कि जो 75 मेंबर के साथ साथ जो हमारे विधानमंडल हैं उनके सदस्य भी इसके चेंज के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान को हम जब चाहें एक कानून के तहत एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम अपने संविधान को हमारे संविधान को हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल उसमें अगर ऐड हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज्यादा रिजिड है, तो हमारा संविधान बहुत ही लिबरल है। इसके बाद है हमारा सेक्युलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है बेटा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा संविधान है उसके तहत हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये दबाव नहीं है कि आप इसी धर्म को अपनाओगे। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हो, उसको अपना सकते हो और बेटा उसका प्रचार भी कर सकते हो। लेकिन इसका जो हमारा कानूनी जो अधिकार है वो कहाँ दिया गया है, वो हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारा आर्टिकल 14 टू 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हमारा जो आर्टिकल है वो सेक्युलर स्टेट का ही है, यानी कि 25 से 28 तक हमारी क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के तहत हमें ये अधिकार मिला हुआ है। कौन से आर्टिकल में 25 से 28 कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग जो भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान है वो हम कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे इस अधिकार का हनन करता है या हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती हमारा धर्म चेंज करना चाहता है तो हम हमारा जो 25 से 28 तक जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं उसके तहत हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके बाद क्या है बेटा प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मैंने अभी बताया था बेटा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप लोग साथ साथ ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोलती जा रही हूँ बेटा वो लिख भी सकते हो। तो हमारा ये एक जनरल क्वेश्चन है कि आपका फंडामेंटल राइट्स से जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 टू 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के विषय में हमारे संविधान में बताया गया है। जो स्टार्टिंग का जो है आर्टिकल 14 टू 18 है वो हमारा है बेटा इक्वलिटी का। फिर हमारा 18 टू 19 और 91 तक है हमारा फ्रीडम का है, और जो हमारा सेकुलर का है वो 25 से 28 है। तो इस तरह से हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो जो आर्टिकल 31 है यानी कि 31वां जो आर्टिकल है उसको छोड़कर, क्यों उसको छोड़ा, क्योंकि बेटा जो हमारा आर्टिकल 31 था उसमें हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, यानी कि हमारे पास ये अधिकार था कि हम अपनी संपत्ति जोड़ सकते हैं चाहे वो किसी भी तरह से। लेकिन क्या हुआ कि इस अधिकार का जब अधिक मिसयूज होने लगा कि हम अपना तो जो धन है कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करता है या कोई भी व्यक्ति एक जो दायरा होता है उससे अधिक अगर संपत्ति जोड़ता है या इकट्ठा करता है, जो कुछ भी करता है, तो वो कानून के तहत इस अधिकार को कैंसिल कर दिया गया। और इसी कारण जो हमारा आर्टिकल 31 है हमारा संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो हमारे इस तरह से 6 फंडामेंटल
राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल 14 टू 32 यानी 14 से 32 तक हमें जो अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो दिए गए हैं। इन अधिकारों का हमें हमारे से ना तो इनको कोई छीन सकता, ना ही इन अधिकारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो क्या है, ये नहीं कि बेटा हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम दूसरी की स्वतंत्रता का हनन करें, नहीं। हम अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी जा सकते हैं, देश के किसी कोने में भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी तरह से इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है बेटे, समानता। कानून के तहत हमारे संविधान में के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से एक दूसरे से कम नहीं है, सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या फिर किसी भी प्रदेश का व्यक्ति है, तो वो कानून के तहत क्या है, वो सभी समान है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है वो है हमारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। बेटा जब हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या है कि जब हमें अधिकार दिए हैं तो ये नहीं कि हमारे सारे अधिकार ही हो और हमें कर्तव्य कोई भी ना पालन करना पड़े। बेटा हम अधिकार अगर चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ड्यूटीज भी वो फॉलो करनी पड़ती हैं। यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे आर्टिकल 51A में दी गई हैं। ये कब लागू हुआ ये 1976 में जो हमारा 42 जो संशोधन था, यानी कि जो चेंजमेंट ऑफ 42 था, वो कब हुआ था, 1976 में। तो उसके तहत हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई। तो वो कौन कौन सी हमें, तो वो हमारे 10 ड्यूटीज हैं। वो कौन कौन सी हैं कि जैसे हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, जो हमारे संविधान के संस्थाएं हैं, हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि जो हमारी जो नेशनल संपत्ति है हमारी, चाहे वो किसी या फिर कोई भी क्षेत्र है, उसके व्यक्तियों के साथ अगर इनजस्टिस होती है तो वहां भी हमें चुप नहीं रहना है। तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि किसी के अधिकारों का अगर हनन होता है तो हमें भी उनके साथ खड़ा होकर आवाज उठानी चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, या हमारा नेशनल जो सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उन सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। और अगर हम जैसे कोई हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके साथ उसको कोई फाड़ता है या कुछ भी करता है तो हम क्या करते हैं, वो एक हमारा कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ भी उसको समझाएं कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, यानी कि संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट कौन से होते हैं ये हमारे, कि हाँ ये हैं हमारे, इनको नीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारे आर्टिकल 36 टू 51 तक इनके विषय में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 36 टू 51 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बता कि बेटे हमारे कुछ नीति के निर्देशक सिद्धांत भी हैं। ये हमारे आयरलैंड का जो संविधान था उससे हमने लिए थे। और इसमें क्या था कि हमारा जो देश है वो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी विचारधाराओं को मानने वाला है। तो समाजवादी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारा सोशलिस्ट है, और बेटा लिबरल भी है, उदारवादी भी है, और जो हमारी जो गांधीवादी सिद्धांत है उनको भी हम मानते हैं। तो इन सब के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है अगर, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति है। तो ये हमारे कुछ कमिटमेंट हैं कि जनमत की शक्ति क्या हुई कि कोई भी व्यक्ति जैसे अगर हम जो नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है उसके तहत अगर हम किसी भी काम को हम गांधी जी क्या बोलते थे
गांधी जी के अकॉर्डिंग कि हमें उदारवादी होना चाहिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपना कोई मांग अगर अपनी सरकार से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तोड़ फोड़ करें या कोई भी किसी तरह का आंदोलन करें, लेकिन वो आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। तो ये कुछ हमारी व्यक्तिगत इनके पीछे क्या थी, शक्ति है। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति से, चाहे हमें किसी भी देश की सरकार से, किसी भी राज्य की सरकार से, हमें अपनी मांग मनवाने के लिए एक उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी तरीके से ही हम अपनी मांग मनवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है तो हम उसको हानि पहुंचाकर या उसको तोड़ फोड़ करके हम अपनी मांग नहीं मनवा सकते। तो ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वही है हमारा, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में इसको डिटेल में बताया था, आप दोबारा से इसको नहीं बताएंगे। वो है हमारा सोवरेजियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि हमारे संविधान में जो हमारी प्रेम्बल थी उसमें जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि हमने अपना जो प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य स्थापित करना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या बेटा कि पहले क्या होता था कि हमें मत जो अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि हमें अपना जो वोट था वो देने का अधिकार नहीं था। लेकिन आर्टिकल 1935 के बाद जब हमारे देश में जो ये आर्टिकल लागू हुआ तो हमें जो मताधिकार का अधिकार भी मिला। आज के टाइम में जो हमारा है कि अगर 18 साल का अगर बच्चा होता है तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अपने किसी भी जो वयस्क है यानी अडल्ट है, आफ्टर 18 ईयर जो अडल्ट है वो अपने स्वतंत्रता से किसी भी में जाकर अपने वोट का अधिकार जो है उसका प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो हमारा देखा जाए तो संसद क्या है, संसद के हमारे 3 वो माने जाते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन होता है इंडिया का या किसी भी देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन होता है, वो होता है बेटा हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह से हमारे 3 जो मेन है पार्लियामेंट के, जो पार्टीशन माना जाता है, या 3 तरह से हमारी पार्लियामेंट ट्रायंगल में होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी कानून जब पास होता है तो सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति उस कानून को पास करता है, तो तब जाके हमारा वो कानून लागू होता है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का जो चुनाव किया जाता है, चाहे हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हमारा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है, एमएलए, एमपी है बेटा, वो सब करते हैं। और जो हमारा किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका जो चुनाव करता है वो हमारे राष्ट्रपति के तहत ही होता है। तो इस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारी कौन सी गवर्नमेंट की। तो जो है ये त्रिध्रुवीय प्रणाली इसको माना जाता है, यानी ट्रायंगल। सबसे पहले हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री इज आवर प्रेसिडेंट। तो हमारा जो प्रथम व्यक्ति है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्वाइंट इलेक्शन, यानी कि संयुक्त मतदान। ये प्रणाली भी हमारी बेटा 1935 का जो एक्ट था उसके तहत मैंने बताया था कि द्विसदनीय प्रणाली हमारी लागू की गई थी। तो उसमें क्या था, उसके तहत क्या माना गया कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दे सकता है और संयुक्त प्रणाली को अपनाकर ही हम धर्म या व्यक्ति को कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है। यानी कि ये नहीं कि अगर आप
हरियाणा में रहते हैं तो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन बेटा इसके तहत जो ज्वाइंट इलेक्शन जो प्रणाली है, सिस्टम है हमारा ज्वाइंट इलेक्शन, उसके तहत अपना चुनाव आप कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। लेकिन इसके तहत क्या है कि बेटा आपको हमें जैसे आपके जो हमारे एससी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं या हमारी शेड्यूल कास्ट है या कुछ जनजातियां हैं ट्राइबल एरियाज में, उन सबको उन सब के लिए सीटों का भी रिजर्वेशन किया गया है कि जैसे हमारी संसद में जो हमारे एससी कोटा है या बीसी कोटा है या हमारे ट्राइबल एरिया है, उनसे भी जो मेंबर होते हैं वो चुनकर हमारी पार्लियामेंट में जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी अगर ट्राइबल एरिया है तो वहां से भी कोई ऐसा व्यक्ति ही चुना जाए जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वो सुदृढ़ हो। लेकिन हमारा इस कानून के तहत हम अपना चुनाव कहीं भी किसी भी एरिया में जाके लड़ सकते हैं। इसके बाद है बेटा यूनिटरी टेंडेंसीज, यानी कि एकात्मक लक्षण। यूनिटरी टेंडेंसीज क्या होते हैं बेटा कि हमारे देश में जो संविधान है उसके तहत हमारा एक संघात्मक राज्य है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही ये क्लियर किया था कि हमारे देश में अनेक विभिन्नताएं, मैनी डिफरेंसेस होने के बाद भी हमारा देश एक है। तो उसके तहत क्या है कि हमारे देश में आर्टिकल 30, 56 और 30, 60 के तहत हमारी जो इमरजेंसी जो पावर है वो हमें दी गई है। तो यानी कि 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन जो हमें शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं। किसके तहत? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हमारे संविधान में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पे हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत हम अपनी जो पावर है इमरजेंसी की, उसके तहत हम अपने देश में उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चाहे वो हमारे राज्य में किसी भी तरह की आर्थिक जो हमारा इकोनॉमिक जो है वो पावर अगर कम हो जाती है, या फिर जो हमारी आर्थिक आपदा हमारे ऊपर आ जाती है, या किसी भी तरह का चाहे वो भूकंप है, महामारी है, तो उसके तहत हमारी जो इमरजेंसी है वो लागू हो सकती है। या कोई भी देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है तो उस टाइम पे भी हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो इमरजेंसी हमारे देश में लागू कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, इकहरी नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है बेटा कि किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता प्रदान है, वो है भारतीय। यानी कि हम सब सिर्फ और सिर्फ इंडियन है, यानी कि हम सब भारतीय हैं। सिर्फ एक नागरिकता हमारे देश के सभी व्यक्तियों को दी गई है। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा सर्वोपरि शक्ति माना गया है। यानी कि सुप्रीम जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारा नई दिल्ली में है, और जो हमारे 29 जो स्टेट हैं उनके अपने अपने हाई कोर्ट्स हैं। तो उनका जो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई भी किसी भी तरह का कानून पास कर दिया जाता है तो वो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी उसको मानना पड़ता है। तो इस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारी सबसे सबसे जो ऊपरी शक्ति है वो मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है और उसके जो न्यायाधीश है और अन्य जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा उन सब का सिलेक्शन भी हमारा प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। यानी कि जो जज है और जो आदर्श वकील है उन सब का सिलेक्शन कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर हमारे संविधान में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की चाहे मानहानि का दावा है या कोई भी किसी तरह का दावा अगर सिद्ध नहीं होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन करता है और उसको अगर हाई कोर्ट से भी
उसको न्याय नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने न्याय के लिए। इसके बाद है बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। ये बेटा बहुत मेन पॉइंट माना जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन। तो हमारी जो अल्पसंख्यक, जो मैंने बताया था कि ट्राइबल जो एरिया है उसमें जो हमारा कमजोर वर्ग है और जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, तो उनके तहत है कि उनको भी हमारे संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है। 79 में जो हमारा चेंजमेंट हुआ था वो हुआ था 2010 में, यानी कि 2010 में 79 जो चेंजमेंट हुआ उसके तहत हमारे जो शेड्यूल कास्ट थी या जो ट्राइबल एरिया के व्यक्ति थे उन सबको प्रोटेक्शन दिया गया। और अब जो चेंजमेंट 108 यानी 108वां संविधान जो संशोधन हुआ है, तो उसके तहत 2020 तक इन सभी जातियों, प्रजातियों और ट्राइबल एरियाज को जो व्यक्ति हैं उनको और जो माइनॉरिटीज है बेटा उन सबको प्रोटेक्शन दिया गया है। कौन से चेंजमेंट के थ्रू? 108 के तहत। तो इसके एक दो पॉइंट है बेटा, बस इसको खत्म ही कर देते हैं। जो हमारा प्रोविजन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, इसके तहत क्या है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा वो क्या है? हिंदी है। इसके तहत हमारी जो 22 भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। किसी भी प्रदेश का व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अपना सकता है और उसके तहत वो अपनी पढ़ाई लिखाई या आपस में आचार व्यवहार वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 90 जो आर्टिकल 73 है उसके तहत हमारे पंचायती राज को भी, मैंने पहले ये डिटेल में बताया था, उसको स्वीकार किया गया। सबसे पहले 1952 में राजस्थान के मानेर में पंचायती राज की जो प्रणाली है या पंचायत का चुनाव या पंचायत का जो इलेक्शन है वो कराया गया। तो इस तरह से बेटा ये हमारी फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो थे। इसके तहत हमारे संविधान का एक ये मेन जनरल क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो मैंने आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ मैं पहले भी, और आज ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद क्या है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है या समझ में नहीं आया तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो।